जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका तर्क आईएएस पीसीएस चैनल पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि पीटी 365 साइंस का लेक्चर ले रहे थे हम। ठीक है, तो अब तक हमने हेल्थ को इनिशिएट कर दिया था, उसको एंड अप नहीं कर पाए थे क्योंकि पिछला लेक्चर हमने शॉर्ट रखा था ताकि आपको रिवीजन का ज्यादा समय मिल पाए। ठीक है, तो आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और ये आज हमारा साइंस का लास्ट लेक्चर रहेगा क्योंकि इसमें अभी ज्यादा कुछ कंसेप्ट थियरी है नहीं, अब सब फैक्ट ही है। लेकिन उस फैक्ट को कैसे लेवल से, कैसे प्रिपेयर्डनेस से उसको पढ़ना है कि आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है, वो मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। ठीक है, तो सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन मेडिसिन को अभी बंद कर दिया कि ना वो मैन्युफैक्चर होगी, ना डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, ना तो सेल होगी इन सब चीज के लिए। क्यों? अभी देखो ये होता क्या है कि एफडीसी जो है ये 2 और मोर एक्टिव इंग्रेडिएंट से बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई एक दवा है, फॉर एग्जांपल इसका नाम ABC है। अब ये मेडिसिन एक्स और वाई दो चीज के लिए काम आता है, जैसे कि मान लो सर्दी के लिए और फिर एक चीज है हेडेक के लिए। ठीक है, लेकिन अभी जैसे कि आपको हेडेक ही हो रहा है तो फिर आप सर्दी वाली दवा क्यों खाएंगे? तो फिर यही सब चीज है और भी कुछ रीजन से अभी उस चीज को जस्टिफाई नहीं किया, लेकिन यह है कि 156 डोज को कम कर दिया। ठीक है, और मोस्टली ये दवा किस में आती है? कफ, कोल्ड, फीवर प्रिपरेशन, एंटी माइक्रोबियल, विटामिन, मिनरल्स, इन सब चीजों में आती है। ठीक है, अभी इसका रैशनल यूज किया जाए तो फिर ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। कैसे? कि अभी जैसे कि अगर आप देखा जाए तो अगर हर एक सिम्टम का एक एक गोली लेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ज्यादा बर्डन हो जाएगा और वो किडनी पे अलग इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अभी वही है कि सर्दी जुकाम का एक टैबलेट है, एक कैप्सूल है आपका, आप उसी को ले रहे हो, आप ठीक हो जा रहे हो। ठीक है, तो फिर वो चीज होता है। ठीक है, अफोर्डेबल रहेगा आपके लिए, यही सब चीज है। और इश्यूज क्या है इसका कि देखो, इंडिविजुअल डोज फ्लेक्सिबिलिटी है, अनअप्रूव्ड है, बैंड है। ठीक है, ये पोटेंशियली ज्यादा, मतलब कि ये बैंड होने के बावजूद भी कई कई जगहों पे ये बिकती है, ऐसा चीज है। ठीक है, इंक्रीज रिस्क ऑफ एएमआर। एएमआर हमने देखा था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो उसका रिस्क ये इंक्रीज कर देता है। अब देखो रेगुलेशंस क्या है, ये आप पढ़ सकते हो। वैसे तो इसके बहुत कम चांसेस है कि सीडीएससीओ ये प्राइमरी रेगुलेट करता है। फिर स्टेट जो है, स्टेट लेवल पे जो भी रहता है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, ये सब चीज का ध्यान रखता है। स्टैट्यूटरी बॉडीज इसकी है डीसीसी और नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी। ठीक है, इसको आप एक बार ओवरव्यू कर लेना, वैसे तो ज्यादा है नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी आप एक बार ये एफडीसी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान में रखिए। अब जीनो ट्रांसप्लांटेशन देखो, ये इनोवेशन का बहुत एक नया एग्जांपल है। देखो ये क्या किया कि पहली बार ना जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग, इसकी किडनी को, जो भी पिग है उसकी किडनी को ह्यूमन में ट्रांसप्लांट करने का सोचा। अब पिग का ही क्यों? क्योंकि इसके कुछ बोलते हैं ना अंदर के जो रहते हैं मेटाबॉलिज्म, तो फिर वो ना ह्यूमन से मिलते हैं, इसके लिए। अब देखो ट्रांसप्लांटेशन है इम्प्लांटेशन और इन्फ्यूजन ऑफ लाइफ नॉन ह्यूमन एनिमल सेल्स। कोई भी, अभी तो इसमें पिग को ही नहीं बोला जीनो ट्रांसप्लांटेशन, कोई भी एनिमल का सेल अगर उसको ह्यूमन में इनपुट करते हैं, उसके सेल हो गया, टिश्यू हो गया या फिर ऑर्गन हो गया, तो फिर उसी को जीनो ट्रांसप्लांटेशन बोलेंगे। ठीक है, अब ये होता है CRISPR Cas9 से। ये मैंने बताया था आपको, ये चीज क्या होता है, जीन मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, इंट्रोड्यूसेस स्पेसिफिक ह्यूमन जीन टू एनहांस ऑर्गन, किडनी, हार्ट कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अभी व्हाई पिग्स ऑफ्टन यूज्ड, देखो सिमिलर टू दोज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इनका इम्यून सिस्टम और मेटाबॉलिज्म जो है और ऑर्गन साइज ये ह्यूमन से मिलता जुलता है, इसके लिए। ठीक है, प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी फॉर हार्वेस्टेड ऑर्गन्स, ये भी हो गया। अब कंसर्न देखो क्या है इसका, हायर ऑर्गन रिजेक्शन और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बहुत रहता है इसमें। ठीक है, तो ये हो गया आपका जीनो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, अब ट्रांसफैट एलिमिनेशन क्या होता है? देखो ये जो बॉक्स वाली चीज है ना, ये बॉक्स वाली चीज, ये उतना ज्यादा चांस नहीं पूछने के। ठीक है, मैं आपको बताते चलूंगा आपको क्या पढ़ना है। अभी जैसे इसमें एलिजिबिलिटी फॉर ऑर्गन डोनेशन है ना, इसको बस आप एक बार ऐसे देख लो, ये सब चीज एक बार देख लो, ये सब ज्यादा पूछने के चांस है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं आपके लिए भी नहीं पैटर्न बना रहा। ठीक है, नहीं तो फिर लेक्चर भी लेंथी हो जाएगा और इसका कोई आउटपुट नहीं रहेगा। अभी देखो ट्रांसफैट एलिमिनेशन ये क्या होता है, देखो WHO ये निकाला 5th माइलस्टोन रिपोर्ट ऑन प्रोग्रेस टुवर्ड्स ग्लोबल ट्रांसफैट एलिमिनेशन कवरिंग पीरियड 2018 टू 2023। ठीक है, अब देखो पहले मैं बताता हूँ कि ट्रांसफैट दो तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड। जो अनसैचुरेटेड होता है वो आपके लिए अनहेल्दी रहेगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड आपके लिए हेल्दी रहेगा, और अनसैचुरेटेड जो है ना वो सैचुरेटेड होता है हाइड्रोजन के साथ। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स इज सैचुरेटेड विद हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसके दो टाइप है अनसैचुरेटेड के, एक है नेचुरल, दूसरा है आर्टिफिशियल। अभी जो नेचुरल है ना
वो आपको उतना हार्म नहीं करेगा। ठीक है, अभी नेचुरल फैट्स आपको कैसे मिल जा रहा है, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स हो रहा है, इन सब से आपको कोई भी फैट्स मिलता है तो फिर वो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन आप आर्टिफिशियल जैसे कि कोई तली हुई चीज खाते हो, फ्राइड वेजिटेबल ऑयल हो गया, पामोलिन ऑयल हो गया, तो फिर ये सब चीज आपको नुकसान करेगा। ठीक है, ये हो गया। ऑन एवरेज इसका ट्रांसफैट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 25 to 45%। और मेनली कैसे यूज होगा, प्रोसेस्ड फूड्स जिसका न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स नहीं होता। ठीक है, बस पेट भरने के काम। और देखो और दो टाइप के फैट्स कौन से, एक है अनसैचुरेटेड फैट्स और एक है सैचुरेटेड फैट्स। देखो मैंने बताया था कि अनसैचुरेटेड फैट जो गुड फैट्स होता है, ठीक है, अनसैचुरेटेड में जो गुड फैट्स होता है वो कहाँ से पाएंगे, नट, एवोकाडो और वेजिटेबल से। ठीक है, इसका कैलोरी में भी कम रहेगा और फैट्स में भी सही रहेगा। ठीक है, देखो अगर आप ऐसा सोचते हो कि अगर फैट्स बॉडी में होने ही नहीं चाहिए तो फिर गलत है। फैट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी के ग्रोथ के लिए। ठीक है, अभी देखो स्टेप्स क्या है इंडिया का, एक तो ट्रांस फैट फ्री लोगो इनका एक है। ठीक है, और ये 3% फॉर 2021 एंड 2% बाय 2022, ये इनके टारगेट्स है जो कि इनको अचीव करना चाहिए। और ये ग्लोबल लेवल पे ये आप देख सकते हो। अब देखो इसमें एक नया कंसेप्ट है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। देखो ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैं हर एक बॉक्स वाला स्किप नहीं कर रहा, जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से मिलता है, ज्यादातर फिश ऑयल सप्लीमेंट से मिलता है, मतलब फिश का जो ऑयल रहता है उसके सप्लीमेंट से मिलता है। और कई कई बार ये ओमेगा 3 फैटी एसिड से कैप्सूल्स बनते हैं, बहुत सारे मेडिसिन बनते हैं। ठीक है, अब ये रिस्क फैक्टर फॉर अट्रायल फिब्रिलेशन, मतलब कि इरेगुलर और वेरी रैपिड हार्ट रिदम जो है ना, और जो स्ट्रोक्स आते हैं जिसको, उनके लिए ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जो फिश ऑयल से मिल रहा है वो जो है हार्मफुल हो सकता है। अभी देखो फिश ऑयल जो है ना, दो तरीके के फैटी एसिड्स में बहुत एनरिच होता है, ये आपको याद रखना है, इकोसेप्टेनोइक एसिड और डोकोसाहेक्सानोइक एसिड। ठीक है, नहीं याद हो रहा, ईपीए डीएचए, ये तो याद रख लो, ईपीए डीएचए कभी भी नाम आएगा तो फिर इसके साथ ही आएगा, ईपीए डीएचए के साथ ही आएगा। अभी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स क्या होता है, पॉली अनसैचुरेटेड। देखो दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है पॉली अनसैचुरेटेड, एक होता है मोनो अनसैचुरेटेड। जो पॉली अनसैचुरेटेड है वो बहुत सारे मोनो अनसैचुरेटेड का चेन रहता है। फॉर एग्जाम्पल ये एक मोनो अनसैचुरेटेड है। ठीक है, अब बहुत सारे हो जाएंगे, एक चेन बन जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोल दोगे आप पॉली अनसैचुरेटेड। ठीक है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स प्लांट से भी होता है, लेकिन प्लांट से ज्यादा आपको मिलेगा ये मरीन इकोसिस्टम जो भी फिशेस हैं उनके यहाँ से। ठीक है, अब ओमेगा 3 फैटी एसिड्स आपको कहाँ से ऑब्टेन कर सकते हो, प्लांट से, नट एंड सीड से, प्लांट ऑयल से, सी फूड से। देखो सी फूड है तो ऐसी सब जगह से बेनिफिट है, ये आप देख सकते हो। अब ग्लाइकेमिक इंडेक्स एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो आधे इंडिया को मालूम रहता है क्योंकि ये टाइप 2 डायबिटीज से मिला जुला है। अब ये ग्लाइकेमिक इंडेक्स ने क्या किया कि इसने ना रिलेशनशिप दिया कौन सा फूड रिस्क है टाइप 2 डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिसीज दोनों के लिए। ठीक है, तो अभी देखो ग्लाइकेमिक इंडेक्स करता क्या है कि हाउ क्विकली अ कार्बोहाइड्रेट, ये याद रखो, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड रेजेस ब्लड शुगर लेवल्स आफ्टर इट इज कंज्यूम्ड। आप जब कोई चीज खा रहे हो तो फिर उसमें वो जो कार्बोहाइड्रेट है आपको कितना जल्दी नुकसान पहुंचा दे रहा है उसका ये एक मेजरमेंट निकालता है। और ये स्केल 0 to 100 है, उस हिसाब से कि आपका ब्लड शुगर लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है। ठीक है, अब इसका फैक्टर कौन कौन सा, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। इंटरनल एमोलेज, लिपिड, प्रोटीन की प्रोटीन का कंटेंट कितना है उसमें, लिपिड कितना है, तो फिर कौन सा किसको कितना सस्टेन कर ले रहा है, वो सब चीजें। अब एक्सटर्नल है कि मतलब कैसे तेल में तला गया, वहां का एनवायरमेंट कैसा है, वो मतलब कंटेमिनेटेड था कि नहीं था, तो फिर ये सब चीजें। अब glycemic load uses GI and amount of total carbohydrate in serving of a specific food to estimate how quickly and how much blood sugar will reduce after its consumption. Same thing it is जो ऊपर था। अब देखो GI क्या है, देखो GI इंडेक्स हाई, मीडियम, लो, तीन इसके स्ट्रेटा है, तीन क्लासिफिकेशन में है ये। तो हाई कैसे कि व्हीट, व्हाइट राइस, पोटैटो, व्हाइट ब्रेड, इसमें मतलब जिसमें स्टार्च ज्यादा रहता है उससे शुगर अच्छा बढ़ता है। ठीक है, और मीडियम कैसा है कि ऑरेंज जूस, अभी ऑरेंज जूस में कैसा है, थोड़ा बहुत सॉल्ट है, हनी है, होल मिल ब्रेड है। ठीक है, ये सब चीज। और लो में आप देख सकते हो क्या है, वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा, ये सब चीजें। ठीक है, अब A1 एंड A2 मिल्क, देखो फसाई विद डायरेक्शन टू FBO टू नॉट मार्केट द मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट इन द नेम ऑफ A1 एंड A2। आपने देखा होगा कभी भी आप दूध लेते जाते हो तो फिर उसके ऊपर ऐसा A1 मिल्क, A2 मिल्क ऐसा लिखा रहता है। तो अभी उन्होंने बोला कि ये A1 और A2 हटा दो। ठीक है, अभी बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, देखो A1 और A2 ये दोनों ना इसके वेरिएंट्स है बीटा कैसिन प्रोटीन के।
बीटा कैसीन प्रोटीन ज्यादातर मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाए जाते हैं। कैसीन मेड 80% ऑफ मिल्क प्रोटीन। अब मिल्क प्रोटीन ना दो तरीके के प्रोटीन का रहता है, एक आपका कैसीन हो गया और दूसरा हो गया वे प्रोटीन, ठीक है। अब देखो क्या है कि A1 इवोल्व फ्रॉम A2 थ्रू नेचुरल म्यूटेशन, ठीक है। A1 आपका A2 से आया है, ठीक है, अमीनो एसिड का सीक्वेंस है दोनों में, और म्यूटेशन तो आप जानते हो क्या होता है। रेगुलर मिल्क क्या है, रेगुलर मिल्क कंटेन बोथ A1 एंड A2 बीटा कैसीन, व्हाइल A2 मिल्क इज यूनिक दैट कंटेन ओनली A2 वेरिएंट। अब देखो A2 में से A1 बना है, ठीक है, A2 प्योर फॉर्म है, अभी A2 में से A1 बना है, तो फिर A1 में कुछ कंटेंट तो अलग होगा जो वो A1 बन गया, ठीक है। तो फिर इसमें क्या है कि A1 एंड A2 दोनों है इसमें, लेकिन A2 में सिर्फ और सिर्फ A2 है, ये आपको याद रखना है। और जो A2 है ना वो ज्यादातर इंडिजिनस काउ और बफेलो से पाए जाते हैं। अब देखो इसका कंपैरिजन क्या है, A1 मिल्क में हायर फैट है और कैलोरी काउंट है, और A2 में हायर प्रोटीन काउंट है, मतलब A2 आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहता है। अभी कंटेन्स हिस्टाडाइन, A1 विल कंटेन्स हिस्टाडाइन यूज्ड बाय द बॉडी टू प्रोड्यूस हिस्टामाइन। हिस्टामाइन मतलब एक अमीनो एसिड है जो आपके बॉडी के लिए ही रहता है। और इसमें क्या कंटेन प्रोलिन, प्रोलिन एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। तो ये चीज है। और एक मिथ है कि A1 जो है ना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, ऐसा एज एक स्टडी बताती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दूध दूध होता है, ठीक है, कभी कभी होता है कि किसी को ना हजम होता, लेकिन वो बहुत रेयरली होता है। अभी हिस्टामाइन देखो क्या है, हिस्टामाइन की रोल इन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। अब ये होता क्या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी, कि बॉडीज डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंजरी और डिसीज। आपको कोई इंजरी और डिसीज हो रहा है तो फिर वो कितने अच्छे से उसको रिकवर कर ले रहा है, तो फिर ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, उसको कौन डेवलप करेगा, हिस्टामाइन। तो ये आप याद रख लो, ठीक है। एंटी हिस्टामाइन आर ड्रग दैट एक्ट टू ट्रीट हिस्टामाइन मेडिटेटेड कंडीशन, ओके। अब आते हैं अपने नए टॉपिक पे, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग टेक्नोलॉजी, MRI टेक्नोलॉजी। आप सबने इसको सुना रहेगा कहीं ना कहीं। देखो MRI क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बेसिक में बता देता हूँ कि MRI ऐसा होता है कि जैसे कि आपको कोई चीज नहीं क्लियर है कि आपके बॉडी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो फिर एक मशीन रहता है सर्कल करके, उसमें आपकी पूरी बॉडी जाती है और वो अच्छे से पूरा इमेज रेजोनेंस के टेक्नोलॉजी से, ठीक है, और रेडिएशन टेक्नोलॉजी से वो पता लगाती है कि आपके नर्व सेल तक, नर्व सेल इन द सेंस कि नर्व वेसल्स, ब्लड वेसल्स तक, सॉरी ब्लड वेसल्स तक वो पता लगाती है कि एक्चुअल डिफेक्ट है कहाँ पे, ठीक है। अभी आईसेल्ट वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल MRI स्कैन्स द फर्स्ट इमेज ऑफ ह्यूमन ब्रेन। आईसेल्ट ये नाम याद रखना, ठीक है। अभी इतना इतना तगड़ा है ना भाई ये कि अल्जाइमर और शिजोफ्रेनिया, शिजोफ्रेनिया मतलब ऐसी चीज होती है कि आप ऐसे बैठे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपका झगड़ा हो रहा है, मतलब आपकी खुद की एक ख्याली दुनिया, आप उसको इमेजिन करके आप उसमें रह रहे हो, ये तो शिजोफ्रेनिया। अल्जाइमर डिसीज भी यही की साइकोलॉजिकल कंडीशन है, ठीक है। तो ये इन सब चीजों को भी पकड़ सकता है, ठीक है। अब MRI टेक्नोलॉजी, ये तो आप जानते हैं कि प्रोड्यूस डिटेल इमेज ऑफ ऑलमोस्ट एवरी इंटरनल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अब इसका वर्क देखो कैसे कि लार्ज मैग्नेट और रेडियो वेव्स, ये आप याद रखो कि रेडियो वेव से हो रहा है, ठीक है। कौन सा वेव से, रेडियो वेव से, याद रखना है आपको, ठीक है। और आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होता जैसे कि एक्सरे में, एक्सरे में आयोनाइजिंग रेडिएशन होता है, ठीक है। और वर्क्स विथ रेडियो वेव्स एंड हाइड्रोजन एटम्स, ये आपको याद रखना है। हाइड्रोजन का बहुत बार नाम आ चुका अब तक, तो फिर उसको आप याद रखो कि किसमें आया है किसमें नहीं आया है, ठीक है। और इसके एप्लीकेशंस है जो कि बहुत कॉमन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी से। ये क्या है देखो, दिल्ली लेडी हरदिंगे मेडिकल कॉलेज ओपन सर रेडिएशन थेरेपी फैसिलिटी, ठीक है। अब ये है क्या चीज, टाइप ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, इन विच कैंसरस सेल्स आर किल्ड बाय एक्सपोजिंग देम टू आयोनाइजिंग रेडिएशन। रेडिएशन मतलब कि कोई आयोनाइजिंग रेडिएशन है, उसी को इतना फेस करा दिए कि जो भी कैंसरस सेल थे वो उसी में डेड हो जा रहे हैं, ठीक है। अभी आयोनाइजिंग रेडिएशन किससे होगा, एक्सरे हो गया, गामा, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन और हैवी पार्टिकल, इन सब चीजों से, ये चार चीज से होगा। सिग्निफिकेंस क्या है कि हाईली इफेक्टिव है, वेल एस्टेब्लिश्ड ट्रीटमेंट है। कौन कौन से कैंसर हो जाएंगे इसमें ट्रीट, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हेड एंड नेक, या फिर सर्वाइकल कैंसर, ठीक है, और भी बहुत सारे कैंसर है। तो फिर ये करेगा कि हाई डोज ऑफ रेडिएशन की वजह से किल कर देगा, ठीक है। अभी प्रोटोन थेरेपी क्या होता है, प्रोटोन थेरेपी मतलब हाईली प्रिसाइज रेडिएशन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर सेल्स, सेम है, ठीक है। मतलब कंटेंट अलग है लेकिन ऑलमोस्ट फॉर्मेट सेम है, ठीक है। तो आप उस चीज को बस थोड़ा याद रखना। अभी देखो देखो फॉर्मेट दोनों सेम है लेकिन कंटेंट अलग होने की वजह से ये सब कुछ डिफरेंस है, ये देखते हैं। तो देखो ट्रेडिशनल में पहले क्या होता था कि इसका रिस्क ऑफ डैमेजिंग नियर बाय हेल्थ सेल लो है,
और प्रोटोन थेरेपी में वेरी लो है। इसका मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। मतलब कि जैसे कोई सेल आपका मतलब ये देखो एग्जांपल, ये ऐसे 5-6 सेल्स है, अभी आपके ये सेल और ये सेल में ना कैंसर है, तो फिर ये इतना एक्यूरेट है कि ये 2 सेल को ही किल करेगा, बाकी सेल हार्म नहीं होंगे, ठीक है, ये सेल प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो यही चीज है। एप्लीकेबिलिटी नॉट सुटेबल फॉर ट्रीटमेंट नियर सेंसिटिव ऑर्गन्स लाइक आईज, ब्रेन, स्पाइन। तो उससे क्या है कि ज्यादा हार्म भी हो सकता है, और इसको ये मतलब यूज कर सकते हैं। ये लेस एक्सपेंसिव है, और प्रोटोन थेरेपी ऑब्वियसली मोर एक्सपेंसिव क्योंकि एक्यूरेसी है, ठीक है। और साइड इफेक्ट्स इसके ज्यादा है और इसके साइड इफेक्ट्स कम है प्रोटोन थेरेपी के, ठीक है। अब बढ़ते हैं वैक्सीन की तरफ, ठीक है। अब हमारा देखो हेल्थ चैप्टर ना धीरे धीरे खत्म होने आ रहा है, ठीक है। अब वैक्सीन की तरफ बढ़ते हैं कि लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन कंटेंट वीकेंड लाइव पैथोजेंस फ्रॉम बैक्टीरिया और वायरसेस। पैथोजन को वीक करके भेज देगा, तो फिर उससे क्या होगा कि जो पैथोजन अटैक कर रहा है वो अपना एनर्जी थोड़ा वीक में डालेगा और धीरे धीरे सस्टेन होकर वो वहीं पे डेथ हो जाएंगे। अब इनएक्टिवेटेड और डेड क्या रहेगा कि डीएक्टिवेटेड लाइव पैथोजन, जो एक्टिव ना हो लेकिन उसको ऐसे सेंड कर दिया रहेगा, ठीक है। तो वो चीज है। इसके एग्जाम्पल क्या है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और कोवैक्सीन, ठीक है। अब सेल्यूलर और सब यूनिट वैक्सीन, ये क्या है कि कंटेन पॉलीसैकेराइड और प्रोटीन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। अभी सपोज ये बैक्टीरिया है, कोई ये बैक्टीरिया है, अब इसके बेस पे ना प्रोटीन रहेगा, तो इसको ही हटा देगा। अगर ये इसको ही हटा देगा तो फिर वो जिएगा कैसे? तो वही चीज है। अब देखो इसका टाइप क्या है कि टॉक्सॉइड वैक्सीन, कॉन्जुगेट वैक्सीन, रिकॉम्बिनेंट और डीएनए आरएनए, ठीक है। अब इसमें कुछ नहीं है, इसमें यही है कि इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स को हटा दिया, इसमें 2 स्पेसिफिक पार्ट ही हटा दिया। और रिकॉम्बिनेंट में क्या हुआ क्या कि जो भी स्मॉल पीस ऑफ डीएनए है वो बैक्टीरिया और वायरस से उसके यूज से फिर उसको हटा दिया। और फिर डीएनए आरएनए वैक्सीन क्या है कि फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल इधर डीएनए और आरएनए फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया और वायरस इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द ह्यूमन सेल्स, ठीक है। तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नए टॉपिक पे, मतलब वैक्सीन के अंदर का ही है एमआरएनए वैक्सीन, ठीक है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एमआरएनए वैक्सीन, वर्ल्ड्स फर्स्ट एमआरएनए लंग कैंसर वैक्सीन ट्रायल बिगन इन यूरोप। यूरोप में लंग कैंसर को लेकर के एमआरएनए वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं। अब देखो इसका वैक्सीन का नाम देख लो, वैक्सीन BNT116 नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, इसको ये ट्रीट करेगा, ठीक है। अब देखो वर्क कैसे है इसका, पहले मैं आपको वर्किंग समझा देता हूँ, आपका 90% यहीं पे हो जाएगा। ये सेल है और ये जो ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहा है ये आपके स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है, स्पाइक प्रोटीन है। और अभी ये जो ऐसे वाई कलर वाई है ना, ये वाई, ये सब है आपके एंटीबॉडी, और ये जो टी है ये आपके टी सेल्स है। अभी ये देखो स्पाइक क्या करेगा, वैक्सीन एंटर जब करता है ना तो फिर ये बोलेगा कि आप स्पाइक प्रोटीन बढ़ाओ, और जब इसके स्पाइक प्रोटीन बढ़ जाएंगे तो फिर बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, ये एज अ एंटीबॉडी जो भी है ये रिएक्ट करेगा और टी सेल को ना एक्टिवेट टी सेल टू डिस्ट्रॉय विद द स्पाइक प्रोटीन। अब टी सेल और स्पाइक प्रोटीन दोनों मिलकर डिस्ट्रॉय करेंगे। अब एंटीबॉडी और टी सेल आर ट्रिगर टू फाइट विद द वायरस, यही हो गया। मतलब आपके एंटीबॉडी और टी सेल ये दोनों, पहले तो ये आपके प्रोटीन और ये थे एंटीबॉडी, फिर बाद में आपके एंटीबॉडी और टी सेल दोनों मिलके वायरस से फाइट करेंगे। यही है आपका एमआरएनए वैक्सीन का काम, ठीक है। अभी जैसे कि कोविड-19 में भी यही चीज हुआ था, ठीक है। अब बेनिफिट क्या है इसका, सेफर, जैसे कि इसमें कोई भी वीक वायरस ये सब नहीं छूटता, और डेवलप क्विकली, अच्छे से जल्दी भी डेवलप हो सकता है, और ये मोस्टली एक्यूरेट रहता है। सबसे बड़ी बात है कि मोस्टली एक्यूरेट रहता है। अब देखो इसके रिलेटेड डेवलपमेंट क्या है, देखो कि जैसे कि अब तक के हेल्थ के न्यू डेंगू वैक्सीन TAK 003 लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, अभी हमने ऊपर पढ़ा था क्या होता है, ठीक है। इट इज द सेकंड डेंगू वैक्सीन रिसीव WHO प्री क्वालिफिकेशन। इस पहला वाला कौन सा था, CYD TDV, ठीक है। अब देखो ये क्या बोलता है, क्वालिटी ऑफ वैक्सीन। अब देखो WHO प्री क्वालिफिकेशन कैसे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटेड बाय UN परचेसिंग एजेंसी। दूसरी बार इंक्लूजन डज नॉट इम्प्लाई अप्रूवल ऑफ वैकेंसी एंड मैन्युफैक्चरिंग साइट्स बाय WHO, ठीक है। अब मतलब इसका मतलब ये है कि अगर WHO के लिस्ट में आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी मार्केटिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग होना ही चाहिए, वैसा नहीं है, ठीक है। तो यही है। अभी देखो डेंगू के बारे में जानते हैं कि बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो, इसके पहले भी हम लोग ने एडिस बहुत नाम सुना था मलेरिया को लेकर के,
ये अभी डेंगू को लेकर के, आगे भी मलेरिया आएगा, अभी ये पढ़ेंगे ना R21 मैट्रिक्स, उसी में आएगा, ठीक है। एडिस मॉस्किटो, अब ये रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकुनगुनिया एंड जीका, आपको ये याद रखना, चिकुनगुनिया एंड जीका, जीका हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। एस्केलेट टू सेवियर कंडीशन लाइक डेमो हेमोरेगिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम इन एडल्ट्स। अब ये डेंगू इतना खतरनाक है कि कोई प्रेग्नेंट अगर वुमेन है तो फिर उसके बेबी तक को भी डेंगू हो जाता है, हो सकता है, ऐसा मतलब दोनों चांसेस रहते हैं। और इसका कोई एक ट्रीटमेंट नहीं है कि आप एक दवा खा लो तो फिर उससे आपका डेंगू खत्म हो जाएगा। आप जितनी दवा खाते हो वो हर एक डेंगू के सिम्टम्स को कम करने के लिए होता है। इंडिजिनस ट्रीटमेंट डेंगीऑल, इसका फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके रखा, आपको ये याद रखना है। अब R21 मैट्रिक्स एम, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया है ये R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन, ये एक्सपोर्ट हो रहा है किधर, अफ्रीका में। मलेरिया देखो सिंगल सेल पैरासाइट है और किससे होता है, जीनस प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फाल्सीपैरम में, ठीक है। अब कौन से मॉस्किटो से, एनोफिलस स्टेफेंसी, एनोफिलस स्टेफेंसी, ओनली फीमेल मॉस्किटोज बाइट एंड ट्रांसमिट मलेरिया, ठीक है। अभी देखो R21 मैट्रिक्स, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया, ठीक है, एक्ट्स अगेंस्ट पी फाल्सीपैरम, पी फाल्सीपैरम, ठीक है, आपको इतना याद रखना है। देखो अब ये शॉर्ट न्यूज है ना, इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है भाई, मैं बोल रहा हूँ कि टोटली फैक्ट्स है, आपको ये चीज कवर करनी है। अभी देखो हेपेटाइटिस ए वैक्सीन लॉन्च्ड पेडियाट्रिक फॉर चिल्ड्रन, डोज ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस हेपेटाइटिस ए वैक्सीन हैविश्योर, आपको ये याद रखना है, हैविश्योर किसने निकाला, इंडिया इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड ने, ठीक है। अब हेपेटाइटिस क्या होता है, देखो इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर है, इसके 5 वेरिएंट रहते हैं, A B C D E। अभी जो B और C रहता है ना, ये ज्यादातर कॉमन है, B और C बहुत कॉमन है, लेकिन वैक्सीन जो है टाइप C के लिए अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। और कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस वायरस एज वेल एज नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है। और ये कुछ इनिशिएटिव है, आप देख सकते हो, ठीक है, कि हेपेटाइटिस C इन इंडिया बाय 2030 इन लोग को एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, कोडोन होता क्या है, देखो कोडोन जैसे कि सपोज ये एक एलिमेंट है आपका कोई मॉलिक्यूल का, और ये लास्ट पार्ट है ना जो ऐसे सर्कल ऐसे नॉट जैसा रहता है, गांठ जैसा, इसी को आप कोडोन बोलते हो, ठीक है। इंडिया इम्यूनोलॉजिस्ट लिमिटेड कोलैबोरेशन विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी, नीडल फ्री इंट्रानजल बूस्टर वैक्सीन अगेंस्ट SARS-CoV-2 यूजिंग CDT, मतलब कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी। इंट्रानजल मतलब आपके में वो चीज ऐसे स्प्रे करेंगे, नीडल जैसा, नीडल फ्री रहता है वो, नीडल जैसा नहीं, नीडल फ्री रहेगा, ठीक है। टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व डिक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अंडर रिप्रेजेंटेड कोडोन पेयर्स, ठीक है, जेनेटिक डिटरमिनेंट फॉर अमीनो एसिड्स विदाउट चेंजिंग द अमीनो एसिड सीक्वेंस, मतलब अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है, अमीनो एसिड का एक सीक्वेंस है, ठीक है। अब उसमें से मान के चलो कि ये कोडोन और ये कोडोन हमको हटाना है, और ये दोनों कोडोन हटा दिए तो फिर आप अच्छे से उसमें ट्रीट हो सकते हो, तो फिर विदाउट बाकी सबको डिस्टर्ब किए ये दो कोडोन को ये एलिमिनेट कर देगा, ठीक है, बाकी सब वैसा का वैसा ही है। तो यही है कोडोन डी ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। एक्सट्रीमली सेफ एंड टेक लेस टाइम, एफिशिएंट वायरस एटेन्यूएशन स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो अब हमारा हेल्थ हो गया यहीं पे एंड। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशन समझते, देखो सबसे पहले WHO, ठीक है, ये फाउंड हुआ आपका 1948 में, और स्पेशलाइज्ड एजेंसी UN की, टोटल इसके 194 मेंबर है इंक्लूडिंग इंडिया, और ऑब्जेक्टिव आप सब जानते हो इसका कि हेल्थ को लेकर के पूरे ग्लोबल में इंटरनेशनली सब एफर्ट्स डाले और अच्छे से एनरिच हो, ठीक है। और ये इसके कुछ इनिशिएटिव्स आप गो थ्रू कर सकते हो इसमें, ठीक है। और वर्ल्ड हेल्थ असेंबली इसकी सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब CAC कोडेक्स एलिमेंटरियस कमीशन, एलिमेंटेरियस कमीशन, इंडिया पार्टिसिपेट किया था इसके 86th सेशन में, ठीक है। अब इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे, फसाई ने रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, रोम में, हेडक्वार्टर इसका रोम में। टोटल इसके मेंबर है 189, ठीक है, टोटल इसके 189 मेंबर है, और इंडिया इसका हिस्सा है, हाँ है, ठीक है। अब इसका जेनेसिस देखो, FAO और WHO दोनों ने मिलके किया है, और ये 1963 में आया था, 1963 में आया था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रोटेक्टिंग कंज्यूमर हेल्थ एंड एंश्योरिंग फेयर प्रैक्टिसेस इन फूड ट्रेड, ठीक है, डेवलप फूड स्टैंडर्ड कॉल्ड कोडेक्स एलिमेंटेरियस, ठीक है, इतना आपको याद रहेगा, ओके। अब देखो, अब कुछ शॉर्ट न्यूज पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्किप मत करना, ठीक है। अभी देखो फेरोप्टोसिस, फेरो से इसको आपको क्या याद आ रहा है, आयरन, ठीक है। अभी ये क्या, मेजर सेल डेथ मैकेनिज्म दैट अंडरलाइज COVID-19 लंग डिसीज,
अंडरलाइज कोविड-19 लंग डिसीज। अब देखो इंट्रासेल्युलर आयरन डिपेंडेंट फॉर्म ऑफ सेल डेथ which is usually accompanied by large amount of iron accumulation and lipid peroxidation during cell death process। जब आपकी सेल डेथ होने लगती है तो उसी टाइम पे बहुत सारा आयरन एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है और फिर बाद में वहीं पे लिपिड पेरोक्सीडेशन भी आता है, तो फिर इससे क्या होता है बाकी सेल भी हार्म हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज है इसमें। और स्टडी ने ये बोला क्लोजली रिलेटेड टू मेनी डिसीजेस जैसे कि ट्यूमर, नर्वस सिस्टम एक्सेट्रा। ठीक है, अब तीन फॉर्म है सेल डेथ के, एक तो है अपोस्टोसिस, नेक्रोसिस और ऑटोफेजी। ठीक है, ये आप देख सकते हो, नेक्रोसिस आपका टिश्यू को लेकर के, आप अपोस्टोसिस जो है आपका प्रोग्राम सेल डेथ को लेकर के, और ऑटोफेजी जो है आपका यूकैरियोटिक सेलुलर को लेकर के। ठीक है, अब प्रोबायोटिक, आपने कभी याकुल्ट का ऐड देखा होगा, रिवाइटल का ऐड देखा होगा, ये सब क्या है, ये सब देखो प्रोबायोटिक है याकुल्ट जो है। अभी न्यू स्ट्रेन ऑफ लैक्टिक एसिड एंड बैक्टीरियम ये बोल रहा है कि ये पर्टिकुलरली प्रोबायोटिक फूड को लेकर के फोकस्ड है। अभी प्रोबायोटिक होता क्या है, ये होता है लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी बैक्टीरिया और यीस्ट, इसके लिए इसलिए होता है कि उससे जो है एनर्जाइज्ड रहे आदमी, यही सब चीज के लिए। ठीक है, और ये ऑकर कहाँ पे होता है, ह्यूमन गट। ह्यूमन गट आपका कहाँ पे, जब जहां पे लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है उधर ही आपका ह्यूमन गट रहता है। तो फिर ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस मतलब जो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया है ये वहीं पे जाके स्टोर होता है और धीरे धीरे आपका एनर्जी अच्छे से देता है। ये आपका योगर्ट में फाइंड हो सकता है, फर्मेंटेड फूड में फाइंड हो सकता है, डाइटरी सप्लीमेंट में इधर भी फाइंड हो सकता है। ठीक है, प्रीबायोटिक्स आर फूड टिपिकली हाई फाइबर फूड है ये सब। ठीक है, प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक में ये डिफरेंस है कि ये जो है यीस्ट ये सब को लेकर के है और प्रीबायोटिक आपका फूड है, प्रोबायोटिक आपका फूड नहीं, वो एक सप्लीमेंट है। आप बढ़ते जाइलिटॉल को लेकर के, जाइलिटॉल आर्टिफिशियल स्वीटनर है। अभी देखो ये क्यों न्यूज में, क्योंकि ये जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि बहुत ज्यादा रिस्क दे। क्यों, क्योंकि ये शुगर अल्कोहल है जिसको एज अ स्वीटनर यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके कॉमन इंग्रेडिएंट जो बनते हैं ना, शुगर फ्री च्युइंग गम, डायबिटीज फ्रेंडली फूड, ओरल केयर प्रोडक्ट। अभी इसमें शुगर मॉलिक्यूल है, अल्कोहल मॉलिक्यूल है, तो फिर ये बहुत सारे हेल्थ रिस्क को ये बूस्ट कर सकते। तो फिर आपको ये याद रखना है कि जाइलिटॉल क्या है, बस शुगर अल्कोहल है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अभी टीटीएस, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम, एस्ट्राजेनेका ने फर्स्ट टाइम एडमिट किया कि भाई इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से देखो, ऑकर्स व्हेन अ पर्सन हैज ब्लड क्लॉट विद अ लो प्लेटेट काउंट। ठीक है, ब्लड क्लॉट मतलब थ्रोम्बोसिस हो जाएगा और लो प्लेटेट काउंट मतलब हो जाएगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये रेयर कंडीशन होता है, जल्दी सबको होता नहीं है। ठीक है, बस इसमें यही है और कुछ नहीं है। देखो ऐसे फटाफट टॉपिक खत्म हो रहा है। ठीक है, तो अभी बढ़ते हैं वेट लॉस ड्रग। वेट लॉस ड्रग क्या है, देखो मतलब कि ये होता है कि कॉम्बैट करना है, ठीक है, उन सब चीजों को। तो फिर एक ये गट हार्मोन पे ही वापस आए कि एक्शन करेगा गट हार्मोन। अभी देखो ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड 1, अभी ये क्या करेगा, देखो इसका मैं हर एक चीज इसकी हरकत बताता हूँ क्या करता है। ये ना इंसुलिन का प्रोडक्शन करेगा। इंसुलिन का काम क्या रहता है कि आपका जो शुगर बढ़ रहा है, डायबिटीज बढ़ रहा है, उसको कंट्रोल करना है। इंसुलिन आपका एक हार्मोन है, बॉडी का नेचुरल हार्मोन है। ठीक है, अब ये इंसुलिन को बूस्ट अप कर देगा, आपके भूख को मारेगा। ठीक है, और जो आपका फूड है उसको स्लो डाइजेस्ट करेगा। स्लो डाइजेस्ट से क्या होगा कि उसका जो भी एनर्जी है, जो भी उसके न्यूट्रिएंट्स है, आपके बॉडी के हर एक पार्ट को लगे। ठीक है, और आपको भूख कम लगे। तो यही है इसमें। और इसके ये देख सकते हो कि इसके 3 मेजर टिश्यूज है, कौन कौन से, एंटेरो एंडोक्राइन, एल सेल, अल्फा सेल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, आपको बस इतना ही याद रखना। अब अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी क्या है, मैप्ड ब्रेन एक्टिविटी, फूसी, फंक्शनल अल्ट्रासाउंड इमेजिंग। ठीक है, अब फूसी क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी दैट ऑफर सेंसिटिव, लार्ज स्केल, हाई रेजोल्यूशन न्यूरल इमेजिंग। ठीक है, अभी ये क्या करता है, यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 किलोहर्ट्ज साउंड वेव टू व्यू द बॉडीज इंटरनल ऑर्गन। ठीक है, जो भी 20 किलोहर्ट्ज के ऊपर साउंड वेव है ना, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को ये यूज करता है। ठीक है, डज नॉट यूज एनी रेडिएशन, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करता है। इतना जितना हाईलाइटेड है आपको बस इतना ही पढ़ना है और इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, इसके अलावा आएगा ही नहीं। मिथेनॉल CH3OH जिसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं, ये पॉइजन भी होता है। प्रोड्यूस्ड इलिसिटली प्रोड्यूस्ड हुज स्पूरियस लिक्वर, पुअर क्वालिटी अल्कोहल, पुअर क्वालिटी अल्कोहल। अब देखो अल्कोहल कैसा होता है, अल्कोहल क्लियर भी होता है। ठीक है, तो फिर इसका देखो ये पहले कलरलेस है, फेयरली वोलेटाइल लिक्विड, स्वीट पंजेंट ऑर्डर, स्वीट पंजेंट ऑर्डर मतलब कि थोड़ा बदबूदार स्मेल है लेकिन स्वीट है, वैसा है। ठीक है, वुड अल्कोहल और स्पिरिट, इसको ऐसा नाम देते हैं। देखो अब इसका एप्लीकेशन देखो कैसे कि आप पेंट में इसको यूज कर सकते हो, फॉर्मल्डिहाइड जैसे यूज कर सकते हो। ठीक है,
तो इन सब चीज पे आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखो इसमें क्या, मिथाइल अल्कोहल को इसको ना पुअर क्वालिटी अल्कोहल के इसमें यूज कर रहे हैं, तो फिर बस इसका यही एक कंसर्न है। अब इथाइलिन ऑक्साइड C2H4O, अब देखो ये क्या है कि सिंगापुर ने देखो अपने इंडिया स्पाइस प्रोडक्ट को वापस भेज दिया, क्यों? क्योंकि इसमें इथाइलिन ऑक्साइड था। ठीक है, अब इथाइलिन ऑक्साइड के बारे में जानते हैं। ये भी कलरलेस है, लेकिन ये फ्लेमेबल गैस है विद स्वीट ऑडर। ठीक है, स्वीट ऑडर। अब ये देखो इससे केमिकल बनता है, एंटी फ्रीज, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, डिटर्जेंट, एडहेसिव, ये सब चीज बनती है। ठीक है, और ये कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमन, कि कार्सिनोजेनिक किसको बोलते हैं कि ऐसा एलिमेंट जो आपके अंदर कैंसर डेवलप कर सकता है। ठीक है, हेल्थ इंपैक्ट डालता है। अब फसाई डिक्लेरेशन का क्या है कि परमिट इथाइलिन फॉर आर्टिफिशियल रैपनिंग। ठीक है, लेकिन उसको एक लिमिट तक, कितना, 100 ppm, 100 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, मतलब आपको यूज करने का परमिशन है, लेकिन एक लिमिट दिया है। ठीक है, किसने दिया? फसाई ने दिया। ठीक है, एनी सोर्स ऑफ एथिलीन गैस कमिंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद फ्रूट्स इज नॉट परमिटेड। ठीक है, कैल्शियम कार्बाइड देखो, अभी कैल्शियम कार्बाइड, फसाई ने फ्रूट ट्रेडर को बोला कि आप कैल्शियम कार्बाइड जो भी यूज करते हो उसको आप बंद करो। मतलब कैल्शियम कार्बाइड होता है फ्रूट को रैपनिंग करने के लिए, ये पूछा भी जा चुका है पीवाईक्यू में, इसको आप याद रखना। प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग क्विकलाइम विद कोक, ये ऐसे प्रिपेयर होता है और इससे एसिटिलाइन गैस जो है निकलता है। ठीक है, और ये इसका रेगुलेशन है जिसकी वजह से ये बैंड है। अब कोalition ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशंस, प्री क्लिनिकल नेटवर्क फैसिलिटी है, एशिया का फर्स्ट हेल्थ रिसर्च है। ठीक है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में, आपको ये याद रखना है कि फरीदाबाद हरियाणा में। अब ये लॉन्च कब हुआ था? 2017। कौन कौन सी कंट्री थी? नॉर्वे और इंडिया थी। ठीक है, और इसका एम क्या है? टू एक्सेलरेट द डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन, बस और कुछ नहीं। अब गावी पे आते हैं, गावी इंपॉर्टेंट है। गावी वॉज हाईलाइटेड, लेड बाय WHO। ठीक है, अब इसका लॉन्च क्या है? देखो 2000 में इसका लॉन्च हुआ था। ठीक है, इसके मेंबर कौन कौन थे? WHO, यूनिसेफ, ये सब है, और इसका ये सब इसका कोर फाउंडिंग मेंबर है। और ये क्या करता है कि जैसे कि पहले तो इसने एक EPI निकाला है। ठीक है, एक्सपांडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन, इसको किसने? WHO ने निकाला है। और ये क्या करता है, जो भी पुअर कंट्री है ना उसका कवरेज करता है ताकि वो भी हेल्थ में बेनिफिट कर सके। ठीक है, अब अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं हम, क्या है? अल्टरनेटिव एनर्जी, जिसमें है न्यूक्लियर एनर्जी पर बात करेंगे। देखो न्यूक्लियर एनर्जी में पहले दो चीज आती है, न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन। फ्यूजन में क्या होता है कि जब दो एलिमेंट दो एक बन जाते हैं, मतलब दो छोटे एक बड़ा बन जाता है, तो वो हो जाता है फ्यूजन। और वही फिजन क्या होता है कि एक बड़े में से दो या फिर दो से ज्यादा छोटे निकलते हैं, तो उसको बोलते हैं फिशन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अभी देखो न्यूक्लियर फ्यूजन कंबाइनिंग है, मतलब दो लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई आपका एक हैवियर न्यूक्लियाई बन जाएगा। ठीक है, वहीं पे न्यूक्लियर फिजन आपका स्प्लिट करेगा, एक में से स्प्लिट करेगा अलग अलग में। ठीक है, एक हैवी से 3-4 लाइट पार्टिकल बन जाएंगे। अब एनर्जी रिलीज, फ्यूजन हो रहा है मतलब दो एनर्जी एक हो रही है, तो इसमें ज्यादा रहेगा, ज्यादा एनर्जी रहेगा, और इसमें एनर्जी बढ़ जा रही है, मतलब एक मॉलिक्यूल 2 में हो रहा है या फिर 3 में हो रहा है, तो फिर इसमें एनर्जी बढ़ जा रही है। इसमें लाइट आइसोटोप है, हाइड्रोजन जैसे, ये हाइड्रोजन के ही कंपोनेंट है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये सब। और हैवी आइसोटोप में क्या है? यूरेनियम है, प्लूटोनियम है, ये सब चीजें। अभी बाय प्रोडक्ट देखो, हेलियम और सम न्यूट्रॉन्स है, और इसका क्या है? रेडियोएक्टिव वेस्ट रिक्वायरिंग लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, और इसका चेन रिएक्शन, फ्यूजन में कोई चेन रिएक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो मिलके एक ही हो जा रहे हैं। अभी इसमें ना कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन है, ताकि वो एनर्जी सस्टेन्ड रहे। ठीक है, कंडीशन क्या है कि इसमें फ्यूजन में कि इसको ना बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए, और इसमें क्या है कि रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर और प्रेशर, टेम्परेचर इसको भी चाहिए, प्रेशर इसको भी चाहिए, फिशन को भी, लेकिन कंपेयर टू फ्यूजन लेस चाहिए। हैपेंस नेचुरली इन स्टार, एग्जांपल द सन। ठीक है, सन देखा होगा आपने, इन द सेंस कि उसको कभी तो नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ऐसा कभी देखा होगा, उसमें कैसे रहती है कि बहुत सारे एटम मॉलिक्यूल्स है ना वो आपस में ही फ्यूज होते रहते हैं, और उसी की वजह से वो एनर्जी उसी में एमिट होती रहती है। डज नॉट ऑकर नेचुरली ऑन अर्थ, नीड रिएक्टर। ठीक है, अब देखो बढ़ते हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, अभी देखो ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पहले होता क्या है? जनरेट मोर न्यूक्लियर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स। देखो जो न्यूक्लियर रिएक्टर है
यूए फास्ट न्यूट्रॉन को यूज करता है ताकि वो जो भी न्यूक्लियर फ्यूल है ना उसको जल्दी से कंज्यूम करे, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है अगर ये वर्क करता रहता है तो फिर ये फ्यूल बहुत कंज्यूम करता है, मतलब ये खुद के एनर्जी के लिए फ्यूल बहुत कंज्यूम करता है। तो फिर ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर यही करता है कि उसको जो भी फ्यूल चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ही बने। ठीक है, तो ये एक मैंने आपको ऊपर से एक बेसिक दे दिया। अभी आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इंडिया फर्स्ट इंडिजिनियस पीएफबीआर लोकेटेड कालपक्कम तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है। कमीशन बाय भाविनी, ठीक है, विच इज कंट्रोल ऑफ डीए, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। अब इसका देखो, मेगावाट इलेक्ट्रिक 500 मेगावाट इलेक्ट्रिक सोडियम कूल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, ये आपको याद रखना है कि सोडियम कूल्ड है और प्रोटोटाइप है। ठीक है, ये आप देख सकते हो जो भी है एटॉमिक एईआरबी। ठीक है, अब क्रिटिकलिटी क्या होता है कि इनिशियल प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग अ रिएक्टर, ताकि उसमें चेन रिएक्शन आ सके। और फिर बाद में कोर लोडिंग क्या होता है कि उसमें न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसके अंदर असेंबल कर सके ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर उसमें फिर वर्क करना चालू कर दे। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का हमने डेफिनेशन देखा था। अब इसमें फ्यूल क्या आता है, एमओएक्स फ्यूल, यूरेनियम प्लूटोनियम मिक्स्ड ऑक्साइड, एमओएक्स फ्यूल। ठीक है, ये आपको याद रखना है, यूरेनियम और प्लूटोनियम। अब यूरेनियम 238 क्या है ना, ब्लैंकेट जैसा काम करेगा। देखो मैं इसमें एग्जांपल देता हूं आपको कि ये अंदर फ्यूल है, ये अंदर फ्यूल है, ये आपस में ही बनते जा रहा है, और ये जो है ना ये सर्कल बाहर वाला ये आपका यूरेनियम है, ये एज अ ब्लैंकेट काम कर रहा है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ही फ्यूल डेवलप होता रहेगा, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया है ब्रीडर। कि इस प्रोसेस का नाम क्या है, न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन, कन्वर्जन ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर। ठीक है, अब ये हो गया कि वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट भावनी यूजिंग यूरेनियम कौन सा 233 इज बीइंग सेट अप एट कालपक्कम। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और हमारे होमी बाबा ने एक बार न्यू रखी थी इसके लिए, फादर ऑफ इंडिया न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है इतना। अब देखो 3 स्टेज है न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के। एक तो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर जिसमें आपका नेचुरल यूरेनियम आता है काम, जो कि सिर्फ 0.7% है, और बाकी जो है ना यूरेनियम वो प्लूटोनियम में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी यूरेनियम जो भी है 99.3% वो आपका प्लूटोनियम में कवर हो जाएगा। अब स्टेज 2 पे क्या होता है कि प्लूटोनियम ऐसा फ्यूल काम होता है कि जो एमओएक्स है, मिक्स्ड ऑक्साइड ऑफ प्लूटोनियम एंड यूरेनियम, ये दोनों काम आते हैं। ठीक है, फिशन में जाएंगे और वहीं से एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अब एडवांस हैवी वाटर रिएक्टर में क्या है कि थोरियम और यूरेनियम ये दोनों मिक्स होके एज अ फ्यूल वर्क करेंगे, ये आपको याद रखना है। और देखो अब बहुत दिलचस्प काम, अब बहुत दिलचस्प बात आ रही है कि ना नियरली 25% ऑफ वर्ल्ड थोरियम और मोनाजाइट इज अवेलेबल इन इंडिया। ठीक है, अब इसका देखो क्या है कि कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये आप इसमें देख लो मैप में कि कहाँ कहाँ पाया जाता है। और ये काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट, देखो इसमें मैंने मार्क किया कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, नेचुरल यूरेनियम एज अ फ्यूल काम होता है। ठीक है, तो देखो अभी इसमें आप देखोगे ना तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ये गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन सब जगह पे। लेकिन आप एक बात गौर करना कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला ऐसी जगहों पे ज्यादा क्यों है जहां पर सैंड है? इसका आंसर आप मेरे को ढूंढ के बताओ। ठीक है, इतना आप ढूंढो और आपका ये बहुत ज्यादा वर्क करेगा, आपका ज्योग्राफी सुधर जाएगा इससे। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या होता है कि अभी बजट आया है, वो बोले कि भाई हम प्राइवेट सेक्टर को भी इंस्टॉल करेंगे ताकि वो भारत स्मॉल रिएक्टर निकले, और भारत स्मॉल रिएक्टर मतलब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बेस पे बने। ठीक है, अभी ये जैसे कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि फैक्ट्री मेड है, ठीक है, आसानी से असेंबल हो सकता है, तो अब ये किस पे बेस रहेगा, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर टेक्नोलॉजी पे ये बेस रहेगा। ठीक है, अब ये क्या कर सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर एनर्जी को एनहांस कर सकते हैं। ठीक है, और उसका अभी करंट शेयर कितना 1.6%, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर के बारे में बात करते हैं। देखो जो लार्ज रिएक्टर है ना वो 700 प्लस रहेगा, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो रहेगा वो 300 मेगावाट तक रहेगा, 300 प्लस नहीं रहेगा, 300 तक ही रहेगा। और ये माइक्रो रिएक्टर जो है वो अप्रोक्स 10 मेगावाट इलेक्ट्रिक तक रहेगा। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है कि लेस फ्रीक्वेंट रिफ्यूलिंग है, प्रीफैब्रिकेटेड यूनिट है, और लोअर ऑफ पोटेंशियल रिलीजेस रेडियो एक्टिविटी, मतलब कि एनवायरमेंट के लिए अच्छा है। ठीक है, अब भारत ये तो हो ही गया। स्मॉलर मॉड्यूलर रिएक्टर, ये देखो स्मॉल मतलब साइज ऑफ कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्रोबार रिएक्टर, ये फ्रैक्शन है, छोटा है तो फिर कहीं भी हो सकता है। और फैक्ट्री असेंबल्ड मतलब इसको बहुत जगह पे असेंबल भी कर सकते हैं, और न्यूक्लियर फिशन के लिए हार्नेस भी करेगा। अब बढ़ते हैं टोकामक की तरफ।
के स्टार कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस रिसर्च। अभी देखो ऐसे एक डोनट शेप है आपका, ठीक है, तो ये एक डोनट शेप रहेगा, तो फिर यही आपका टोकामक है, ठीक है। अब इसी में एनर्जी रहेगा और दो मैग्नेटिक फील्ड रहेंगे इसके, ये मैग्नेटिक फील्ड इसको गाइड करेंगे और इसके अंदर प्लाज्मा रहेगा, प्लाज्मा रहेगा, फ्यूजन जो फ्यूज होता रहेगा, ठीक है। तो इसी से अभी ये एनर्जी क्रिएट होगी, तो टोकामक यही है। अभी इन्होंने ये बताया कि 48 सेकंड लॉन्ग ऑपरेशन एट 100 मिलियन डिग्री, मतलब कि जो सन है उससे 7 गुना से भी ज्यादा इन लोग ने टेम्परेचर यहाँ पे मेंटेन कर लिया, ठीक है। तो यही है कि हार्नेस द एनर्जी ऑफ फ्यूजन, यही होता है कि 7 टाइम्स दैट ऑफ सनस्कोर, ठीक है। अभी जेट ये फर्स्ट डिवाइस था जिसने फ्यूजन पावर को कंट्रोल किया, ठीक है। अभी ITER के बारे में आप देख सकते हो कि ग्लोबल साइंटिफिक पार्टनरशिप है जिसमें 27 यूरोपियन कंट्री, और कौन कौन सी कंट्री है, चाइना, जापान, इंडिया भी इसका पार्ट है, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया और USA, ठीक है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। और इसमें ITER इंडिया एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है प्लाज्मा को लेकर के, ठीक है। और अभी इसमें देखो अदर डेवलपमेंट कौन सा है कि चाइना ने वर्ल्ड का फर्स्ट हाई टेम्परेचर टोकामक डिवाइस बनाया जिसका नाम है HS-70, ठीक है। और इंडिया का एक इंडिजिनस टोकामक है आदित्य सेमी इंडिजिनस स्टेडी स्टेट सुपर कंडक्टिंग टोकामक SST-1, ठीक है। ये इतना हो गया। अब बढ़ते हैं अपने रिलेटेड डेवलपमेंट, जैसे कि थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर प्लांट। अभी देखो वर्ल्ड्स फर्स्ट थोरियम मोल्टेन सॉल्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट लॉन्च्ड इन गोबी डेजर्ट बाय चाइना इन 2025, चाइना में ये लॉन्च हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ यूरेनियम थोरियम एज अ फ्यूल यूज हुआ है, ठीक है। रिएक्टर इसमें कोई भी वाटर नहीं चाहिए क्योंकि इसमें जो सॉल्ट है, जो सॉल्ट लिक्विड सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दो को यूटिलाइज करके ये फ्यूल बनता है, ठीक है। तो फिर ये थोरियम बेस्ड रिएक्टर। अभी अबंडेंट सब अनलाइक यूरेनियम, अभी सोडियम सॉल्ट है तो फिर इसमें ऑब्वियसली बहुत ज्यादा सॉल्ट तो ज्यादातर पाया ही जाता है सोडियम, तो वो चीज है। केमिकली सेफ है, एनवायरमेंटली भी सेफ है। अभी न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो कि ब्रुसेल्स में हुआ बेल्जियम में, ठीक है, होस्ट किसने किया था इसको, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने और बेल्जियन गवर्नमेंट ने। क्या इंडिया इसका पार्ट है? यस, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट। अभी नए टॉपिक पे चलते हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS। इंडिया BESS इकोसिस्टम रिसीव फंडिंग ऑफ 3.5 लाख करोड़ बाय FY 2032, ठीक है, 2032 तक। अभी ये कैटेगराइज कैसे रहेगा कि यूज डिफरेंट इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन टू स्टोर इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोकेमिकल क्या रहता है कि एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रहेगा और दूसरा थोड़ा एसिड रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल लीड एसिड, निकल कैडमियम, लिथियम आयन और सोडियम सल्फर। लिथियम आयन आपने अपने इन्वर्टर के इसमें कहीं पढ़ा होगा, Li आयन, फोन के इसमें भी देखा होगा, तो वही होता है आयन बैटरी, ठीक है। अब इसके की इनिशिएटिव आप देख सकते हो, ये की इनिशिएटिव इसके, ठीक है, ये चीज हो गया। अब देखो सोडियम आयन बैटरी, वही है कि सोडियम आयन बैटरी दैट कैन बी चार्ज्ड इन सेकंड्स, ये साउथ कोरियन साइंटिस्ट ने फाइंड आउट किया इस चीज को, ठीक है। हाई पावर सोडियम आयन बैटरी जो है कैपेबल ऑफ रैपिड चार्जिंग और कंसीव्ड एज अ चीपर पोटेंशियली मोर फिजिबल सोर्स ऑफ एनर्जी देन लिथियम आयन बैटरीज। अभी लिथियम आयन कैसे, लिथियम ज्यादा जगहों पर नहीं पाया जाता लेकिन सोडियम अच्छे खासे जगहों पे पाया जाता है, ठीक है। अभी देखो सोडियम और लिथियम आयन के बीच में डिफरेंस देखते हैं कि सोडियम जो है 500 to 1000 टाइम मोर अबंडेंट देन लिथियम, ठीक है। अभी लिथियम का अवेलेबिलिटी रहेगा तो फिर वो मिनरल्स एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है, चार्जेस फास्टर, और लिथियम आयन का स्लो चार्जिंग रेट है, सेफर है सोडियम एज कंपैरिजन टू लिथियम, ठीक है। और एप्लीकेबिलिटी स्मॉल एज वेल एज लार्ज स्केल दोनों जगह पे यूज हो सकता है, ठीक है। और लिथियम आयन क्या है कि पोर्टेबल डिवाइस और इलेक्ट्रिक व्हीकल में ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल MV चेंज, ये वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल पैसेंजर फेरी है जिसने 100% जीरो एमिशन हाइड्रोजन फ्यूल सेल लॉन्च किया। अभी देखो क्या होता है इसमें, प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को मिला करके, मतलब ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बनेगा, ठीक है। HFC व्हीकल जो कि कंप्लीटली फ्री फ्रॉम टेल पाइप पॉल्यूटेंट, मतलब कि कोई भी पॉल्यूटेंट ज्यादा एमिट नहीं करेगा, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब चीज को ये एमिट नहीं करेगा। अभी जिंक एयर बैटरीज की तरफ बढ़ते हैं कि टाइप ऑफ मेटल एयर बैटरी दैट कंसिस्ट ऑफ जिंक नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एयर ऑक्सीजन पॉजिटिव। ये दो इलेक्ट्रोड है जिसको ये यूज करेगा, कौन सा, जिंक है और ऑक्सीजन है, ठीक है। और क्या करेगा, इट यूज्ड COFE
Fe3C अलॉय कार्बाइड हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और इसको क्या है एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन में यूज कर सकते हैं। एक्सट्रीम मतलब माइनस सब जीरो टेम्परेचर में भी इसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह है एक आपका ट्राइबो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर टेक्नोलॉजी। अब ये दोनों जो है ना थोड़े थोड़े रिलेटेड से, बस इसमें जिंक का नाम हटा देना, आपको सेम लगेगा। देखो आईआईटी इंदौर ने इसको डेवलप किया। कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी जनरेटेड फ्रॉम वॉकिंग एंड कन्वर्ट्स इट इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। फ्रिक्शन की वजह से हो गई है, ठीक है। सपोज अभी ये ना जैसे कि एक शूज पहना है आपने, आप उस शूज से कंटिन्यू चल रहे थे, फिर वो फ्रिक्शन हो रही है और वो फ्रिक्शन से ना एक चार्ज डेवलप हो रहा है, और चार्ज से वो एक एनर्जी स्टोर रहती है जिससे कि आप बहुत सारी चीजें चार्ज कर सकते हो। तो फिर बस वही है इसमें कि कोई भी स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गई, वेरेबल डिवाइस हो गई, आईओटी हो गया, मेडिकल डिवाइस हो गया, तो फिर इन सब चीजों से आप उसको चार्ज कर सकते हो, ठीक है। अब हमारा दिलचस्प मामला आता है, क्या है आपका डिफेंस, क्रूज एंड बैलिस्टिक मिसाइल। देखो सबसे पहले आप एक इमेज देखो, आप इसमें समझो, ये जो ब्लू वाला ये क्रूज मिसाइल है। बैलिस्टिक क्या है कि ये अपना एक प्रोजेक्टरी बनाया है, ये उससे जा रहा है, ठीक है। और अभी क्रूज मिसाइल कैसे कर रहा है, वो डॉज करते हुए जा रहा है, उसका कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल का हाइट ज्यादा है, क्रूज मिसाइल का हाइट कम है, डिस्टेंस दोनों ही उतने कवर कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो पावर, अभी देखो डिफरेंस समझते कि पावर्ड बाय जेट इंजन फॉर कंटिन्यूस फ्लाइट थ्रू देयर जर्नी। अब इसके तीन टाइप कौन से, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, ठीक है। अब इसमें बैलिस्टिक मिसाइल में क्या है, रॉकेट पावर्ड फॉर इनिशियल बूस्ट फेज, देन कोस्ट अनपावर्ड फॉर मोस्ट ऑफ द फ्लाइट, ठीक है। अब ये कैसे, शॉर्ट रेंज से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा है। बैलिस्टिक मिसाइल ऐसा है कि आप उसको एक टारगेट दे दो, वो सीधा हमला करके आएगा, ऐसा चीज है। अभी देखो फ्लाइज एट रिलेटिवली लो अल्टीट्यूड, ठीक है, नीचे एटमोस्फेयर में काम करेगा। और वहीं पे बैलिस्टिक क्या करेगा कि अपवर्ड इनटू एटमोस्फेयर डिसेंडिंग वहां पे, और रेंज इसका शॉर्टर रेंज के लिए और इसके लॉन्गर रेंजेस लेते हैं, तभी तो बोलते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। अभी पेलोड छोटा, क्रूज जो है क्रूज मिसाइल छोटा इसका है पेलोड, और इसका पेलोड ज्यादा है। इंटरसेप्शन हार्डर टू डिटेक्ट बट इजियर टू इंटरसेप्ट आफ्टर डिटेक्शन। क्रूज मिसाइल डॉज कर रहा है तो फिर इसको क्या डिटेक्ट करना मुश्किल है, लेकिन एक बार टारगेट पे आ गया तो फिर ये जल्दी छूट जाता है। अभी इजियर टू डिटेक्ट अर्ली बट हार्डर टू इंटरसेप्ट ड्यू टू दैट स्पीड, ठीक है। आप इसको डिटेक्ट कर लोगे क्योंकि इसका एक ही ट्रेजेक्टरी जा रहा है और ये डॉज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इसकी स्पीड इतनी जल्दी होती है कि इसको जल्दी खत्म करना आसान नहीं होता। अभी एग्जांपल एक ब्राह्मोस मिसाइल है और एक पृथ्वी एंड अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल है। ये मिसाइल्स के बारे में भी हम जानेंगे अभी लेक्चर में, ठीक है। देखो आ गया अपना पहला अग्नि प्राइम। अग्नि प्राइम क्या है, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल याद रखना सीधा जाएगा ट्रेजेक्टरी बनाते हुए, और इसका क्या होगा, फ्लाइट टेस्ट सक्सेसफुली हुआ, ठीक है, कंडक्टेड बाय एसएफसी। अब जो भी देखभाल करता है ना एडमिनिस्ट्रेशन का, टैक्टिकल और स्ट्रेटेजिक, जो भी न्यूक्लियर वेपन के साथ जुड़ा हुआ रहता है वो कौन करता है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अभी इसको डीआरडीओ ने भी कहा इसको टेस्ट किया, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, ये कहाँ पे आपका ओडिशा में, ठीक है। अभी अग्नि प्राइम के बारे में जानते हैं कि देखो ये न्यूक्लियर कैपेबल एडवांस वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल है, ठीक है। अग्नि मिसाइल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है और ये सॉलिड प्रोपेलेंट मतलब सॉलिड फ्यूल यूज करता है, ठीक है, मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज तक। अब इसके रेंज क्या है, 1000 से 2000 किलोमीटर, ये आपको याद रखना है, 1000 to 2000 किलोमीटर। लाइटर देन ऑल अर्लियर अग्नि सीरीज, ठीक है, लाइट है तो ज्यादा दूरी तय कर सकता है। अब आईजीएमडीपी, ये आईजीएमडीपी देखो क्या है कि स्टार्टेड इन 1983 टू अटेन सेल्फ सफिशिएंसी इन फील्ड ऑफ मिसाइल टेक्नोलॉजी। और आप ये मिसाइल देख सकते हो कि कौन सा कैसा मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस है, सरफेस टू एयर है, या फिर एयर टू एयर है, ठीक है। ये नाग याद रख लेना कि एंटी टैंक मिसाइल है, ठीक है, ये आप ध्यान में रख लो। अभी अदर मिसाइल्स कौन से, देखो ये ब्रह्मोस मिसाइल्स, रुद्राम मिसाइल, अस्त्र मिसाइल्स, इसमें अभी मेरे को ऐसा पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। इसको आप एज इट इज देखो और इसको एज इट इज याद कर लो, जो हाईलाइटेड पॉइंट है आपको इसमें बस वही पढ़ना है, और यहाँ वहां से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत है, पूछेगा तो इसमें से ही पूछेगा, ठीक है। और आने वाले कुछ दिनों में मैं चैनल पे अपना नोट्स खुद ही डाल दूंगा यार, तो फिर टेंशन नहीं है उन सब चीजों की। अभी इंडिया बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, डीआरडीओ ने सक्सेस इसका कंडक्ट कर लिया, ठीक है, टेस्ट। अभी क्या है, फेज 2 बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। अब देखो क्या, एंडो एटमॉस्फेरिक मिसाइल इंडिजिनियसली डेवलप 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेल्ड ग्राउंड लॉन्च मिसाइल सिस्टम। ये किस लिए यूज करेगा,
एनिमी बैलिस्टिक मिसाइल को जो है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके थ्रेट को रोकने के लिए, और अल्टीट्यूड ब्रैकेट ऑफ एंडो टू लो एक्सो एटमॉस्फेरिक रीजन, मतलब एटमॉस्फेयर के अंदर आने के लिए, अंदर आने से पहले ये रुकेगा। ठीक है, अभी बीएमडी सीक टू डिफेंड अगेंस्ट एरियल अटैक्स देख लिया हमने। अभी इंडिया की बीएमडी प्रोग्राम क्या है देखो, 2000 में इसको सैंक्शन हुआ था, 2000 में जब चाइना और पाकिस्तान का अच्छा खासा थ्रेट बढ़ गया था। ये फेज 1 है, फेज 2 है। फेज 1 किसके लिए कि रेंज अप टू 2000 किलोमीटर, और फेज 2 है आपका रेंज अप टू 5000 किलोमीटर। फेज 1 में आपके आते हैं पीएडी पृथ्वी एयर डिफेंस, अश्विन एयर डिफेंस और शॉर्ट फिश रेडार। ठीक है, और फेज 2 में आपके आ जाते हैं कौन से, बोथ लो एक्सो एटमॉस्फेरिक एंड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन, AD1 AD2। ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। अब देखो एक नई चीज आ गई, अदर एयर डिफेंस सिस्टम इन न्यूज। ठीक है, अब ये डिफेंस के सिस्टम है, विशोराइट्स, अक्षतशीर, सीडोम्स डिफेंस सिस्टम। ठीक है, ये तीन भी आपको एज इट इज ही पढ़ना है, इसमें मेरा पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आप एज इट इज पढ़ लो, लेकिन अगर आपको जैसे नहीं समझ में आ रहा आप पूछ सकते हो मुझसे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में करना, मैं आपको डिटेल में फिर से वीडियो बना के पढ़ा दूंगा। ठीक है, अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स। ठीक है, ये क्या सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इसको मिला। ठीक है, अभी ये क्या होता है कि रेंज वेपन यूज कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड पार्टिकल टेक्नोलॉजी। कोई भी पार्टिकल एक जगह कलेक्ट होकर के उसको हाईलाइट कर रही है या फिर उसको जो है एक दिशा दे रही है, और वो कंसंट्रेटेड एनर्जी मतलब कि हर एक जगह से मिलके एक जगह पे एक फोकस पे एनर्जी जा रही है, वही कंसंट्रेटेड एनर्जी। ठीक है, अभी ये क्या करता है देखो कि ये पार्टिकल टेक्नोलॉजी पे बिलीव करता है रेदर देन काइनेटिक पे। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका क्या है, हाई एनर्जी लेजर हो गए। ठीक है, हाई एनर्जी लेजर हो गए, माइक्रोवेव्स हो गए, मिलीमीटर वेव होगा, पार्टिकल बीम वेपन हो गए, ये सब इसके एग्जांपल है। ठीक है, एक्सपांड द रेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पे ये जाता है, ये हो गया। अभी देखो इसके स्टेप्स कौन कौन से, दुर्गा 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट त्रिनेत्र जो कि डीआरडीओ का ही है। ठीक है, और ये काली है जो कि BARC का एक इनिशिएटिव है, और डीआरडीओ का। ठीक है, ये आप देख सकते हो। अभी देखो फिर से वही चीज आ गई, एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर। इसमें आपको बस और बस डिटेल दी है, ये आपको एज इट इज पढ़ना है। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है, ये आपको बस एज इट इज पढ़ना है। ये सबमरीन शिप्स, ये भी आपको एज इट इज ही पढ़ना है। ये ड्रोन्स देखो, अभी ड्रोन्स भी आप एज इट इज ही पढ़ोगे इसमें। अभी इसमें मेरे पढ़ाने जैसा कुछ नहीं है, मैं बस ये बता सकता हूँ ड्रोन किस लिए होता है, सस्पिशियस एक्टिविटी इन सबको कंट्रोल करने के लिए होता है, जो कि आप सबको पता है वो सब चीज। अभी देखो अदर कौन कौन से हैं कि जैसे कि सेबेक्स है, सेबेक्स 2 अलॉन्ग विद सिटबैक्स 1 एंड सिमेक्स 4 एज पर रिपोर्ट्स। अभी सेबेक्स 2 क्या है, कटिंग एज एक्सप्लोजिव फॉर्मुलेशन है, जो कि मोस्ट पोटेंट नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव ग्लोबली। ठीक है, ये एक ऐसा फॉर्मुलेशन है कि जो कि नॉन न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव रहेगा इसमें, अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स द लिथैलिटी ऑफ स्टैंडर्ड TNT। ठीक है, मतलब ये न्यूक्लियर वेपन जैसा नहीं रहेगा, बाकी ये एक्सप्लोजिव का काम अच्छे से करेगा। ठीक है, अभी सिटबैक्स 1 क्या है, थर्मोबैरिक एक्सप्लोजिव। थर्मोबैरिक मतलब कि ये प्रेशर की वजह से होगा। ठीक है, एक्सटेंडेड ब्लास्ट ड्यूरेशन विद इंटेंस हीट। ठीक है, जैसे कि एनिमी बंकर, टनल, इन सबको ये उड़ा देगा अच्छे से भाई। और सिमेक्स 4 ये है म्यूनिशन दैट इज सेफर देन स्टैंडर्ड एक्सप्लोजिव व्हेन इट कम टू स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड हैंडलिंग एंड मोर लाइकली टू एक्सीडेंटली गो ऑफ। ठीक है, ये भी वही काम करेगा कि जो है उड़ाने का काम करेगा। अभी जोरावर टैंक्स क्या है, डीआरडीओ ने इसका टेस्ट कंडक्ट किया। ठीक है, फर्स्ट फेज ऑफ फील्डिंग ट्रायल्स। अभी देखो जोरावर के बारे में क्या है कि लाइट टैंक है, पहले तो ये लाइट टैंक है। ठीक है, और ये डीआरडीओ और LNT को मिलके बना है। ठीक है, और ये किसके नाम पे, लेजेंडरी जनरल जोरावर सिंह के नाम पे बना है। ठीक है, जिन्होंने तिब्बत में बहुत सारी विक्ट्रीज भी जीती थी। अब आता है हमारा दूसरा गौरव, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव। ये Su-30 Mk1 प्लेटफॉर्म से ये हुआ, इसको टेस्ट किया गया, किसने, डीआरडीओ ने किया। इसका 1000 kg इसका क्लास ग्लाइड बॉम्ब है। ठीक है, और कैपेबल ऑफ हिटिंग टारगेटेड लॉन्ग डिस्टेंस। ग्लाइड बॉम्ब वो रहता है कि जैसे कि आप बहुत हाईली एक्यूरेट हाइब्रिड नेविगेशन स्कीम विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ INS GPS डेटा। INS और GPS दोनों को मिला करके ये यूज करेगा, और इसीलिए ये इतना हाईली एक्यूरेट है। ठीक है, डिजाइंड एंड डेवलप्ड इंडिजिनियसली बाय द RCI हैदराबाद। ठीक है, अभेद क्या है आपका, बुलेट प्रूफ जैकेट है। ठीक है,
क्रिएटेड किससे हुआ है, पॉलीमर से हुआ है, इंडिजिनस बोरोन कार्बाइड और सिरेमिक मटेरियल, ठीक है, इससे हुआ है। अब इसके फीचर क्या है कि स्टिफनेस है इसका, अच्छा स्ट्रेंथ है, केमिकल इनर्टनेस है, ठीक है, ये है। और वर्किंग कैसा रहेगा इसका, आर्मर प्लेट्स जो है बोरोन कार्बाइड से बना है, ठीक है, और ये बुलेट के इम्पैक्ट को वीक करता है, रोक नहीं देता 100%, लेकिन ये वीक करता है, कॉसिंग देम टू शैटर इनटू स्मॉल हार्ड पार्टिकल्स, मतलब ये उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं डालेगा, ठीक है। अभी सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज टू टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम। देखो टॉर्पेडो क्या होता है पहले तो वो समझो। टॉर्पेडो वो है मिसाइल और बॉम्ब फायर्ड अंडर वाटर, ठीक है। अभी जैसे कि नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल बेस्ड लाइट वेट टॉर्पेडो डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, डेवलप बाय डीआरडीओ, ठीक है, पैराशूट बेस्ड रिलीज सिस्टम है कि ऊपर से कोई भी ऐसा बॉम्ब छोड़ेंगे जो अंडर वाटर जाके फूट जाएगा, वही है। अब देखो, अब आ गए हम मिसेलेनियस पे। देखो आज का ये लेक्चर इसीलिए इतना खत्म हुआ क्योंकि इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट था ही नहीं, स्टार्टिंग में जो था हेल्थ का वही था थोड़ा, ठीक है। अभी नोबेल प्राइज जो है प्रोटीन का अभी किसको मिला है, डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस, जॉन जंपर, किसके लिए, प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। अभी ये क्या करता है कि न्यू प्रोटीन विथ नोवेल फंक्शन ऑफ प्रॉपर्टी जो कि नेचर में फाउंड नहीं होता, मतलब नेचर में यूजुअली फाउंड नहीं होता, उसको कॉम्पिटिशनल मेथड से उसको क्रिएट करना, ये इनका एक प्रोजेक्ट था। अभी देखो इसका वर्क कैसे होता है, दे यूज अल्फा फोल्ड टू एआई मॉडल फॉर प्रेडिक्टिंग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कि मतलब कि ये प्रोटीन कैसे फोल्ड होता है शेप में जो कि उसके फंक्शन को डिटरमाइन करता है, ठीक है। अभी तो अल्फा फोल्ड 3 भी डेवलप हो गया। अभी प्रोटीन देखो क्या है, प्रोटीन क्या होता है, फोर मेजर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहते हैं, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और लास्ट में आपका प्रोटीन, ठीक है, जो कि 20 नेचुरली ओकरिंग अमीनो एसिड में से थे। हमने देखा कि नॉन एसेंशियल और एसेंशियल अमीनो एसिड हम ऊपर ही देख के आ रहे हैं क्या है, एसेंशियल अमीनो एसिड आपको डाइट से मिलेगा और नॉन एसेंशियल आपके बॉडी में ऑलरेडी रहता है, ठीक है। कोलेजन और रूबिस्को ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड एंड बायोस्फीयर रिस्पेक्टिवली, मतलब कोलेजन आपके एनिमल वर्ल्ड में रहेगा और रूबिस्को आपके बायोस्फीयर में रहेगा, ठीक है। ये ज्यादातर पाए जाते हैं ये दो मेजर प्रोटीन। अभी की फंक्शन क्या है देखो, कि फिलामेंट ऑफ मसल फाइबर रहेगा, एमिलेज मतलब कि एंजाइम को बूस्ट अप करेगा, कैटलिस्ट को, हार्मोन्स को बिल्डअप करेगा, एंटीबॉडी बढ़ाएगा और ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज ये सब के लिए, ठीक है। तो ये रहा आपका वो। अब बढ़ते हैं अपना ग्राफीन। अभी मीटी ने लॉन्च किया इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर। अभी ग्राफीन होता क्या देखो, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्राफाइट है। अभी ग्राफाइट क्या है, अलोट्रोप ऑफ कार्बन, और इसके दो और कौन से अलोट्रोप है, एक है आपका डायमंड और एक है आपका फुलेरिन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, डायमंड, फुलेरिन और ग्राफाइट, ठीक है। अभी ग्राफीन है क्या देखो, 2D चीज है, सेकंड डायमेंशन कार्बन एटम जो कि हेक्सागोनल ये ऐसे शेप में रहता है, और ऐसे बहुत सारे शेप रहेंगे, ऐसे बहुत सारे ऐसे शेप रहेंगे और ये बनते चला जाएगा, ऐसे हेक्सागोनल शेप पूरा बनते चला जाएगा। तो ये मतलब और पूरा कार्बन से ही बना रहेगा, हर एक चीज पूरा कार्बन मॉलिक्यूल से, ठीक है। ऑफ्टन कॉल्ड एज वंडर मटेरियल क्योंकि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी में बहुत एनरिच है, ठीक है। ये इसके प्रॉपर्टी है क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसका 200 टाइम स्ट्रॉन्गर देन स्टील, लेकिन फिर भी 6 टाइम लाइटर है, हल्का होकर भी इतना स्ट्रॉन्ग है ये। ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, हाई थर्मल कंडक्टिविटी 500 वॉट पर मीटर पर केल्विन, इम्परमिएबिलिटी, क्वांटम प्रॉपर्टीज, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये आपको देखना है। अब देखो इसका क्या है, कार्बन फाइबर क्या है कि कंसिस्टिंग ऑफ थिन स्ट्रॉन्ग क्रिस्टलाइन फिलामेंट्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये है। और इसके प्रॉपर्टी क्या है कि स्ट्रॉन्ग रहेगा, लाइट रहेगा, वही जैसे ऊपर देखा था, केमिकल रेजिस्टेंस इसका अच्छा है, टेम्परेचर टॉलरेंट है, यही सब इसके भी है, और ये रिसाइकल्ड भी हो सकता है, सबसे अच्छी बात। अब आते हैं अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल पे। तो सबसे पहले तो नॉर्मल और इलेक्ट्रिक व्हीकल का डिफरेंस समझते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी से बनता है आपका टेक्नोलॉजी का, और इंटरनल कॉम्बशन व्हीकल ये आपको फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी इन सब से बनता है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कर देगा आपका ईवी, और आपका पुराना गाड़ी क्या करेगा, केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें ईवी में हायर एफिशिएंसी है जहां की इसमें कम एफिशिएंसी है, ठीक है। ब्रेकिंग सिस्टम कैसे करता है ये,
कि जो भी काइनेटिक एनर्जी मूव हो रही है उसको पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और इसमें तो फ्रिक्शन ब्रेकिंग है, मतलब जैसे गाड़ी मूव हो रही है तो फिर वो क्या करेगा, स्पीड अंदर से रिड्यूस करेगा, ठीक है, मतलब मोटर को ही डाउन कर देगा वैसा। अभी पीएम ई ड्राइव स्कीम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्री ने नोटिफाई किया पीएम ई ड्राइव स्कीम को। देखो ये क्या करता है कि जो भी फास्टर अडॉप्शन है और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड ईवी इन इंडिया, मतलब फेम इंडिया को ये रिप्लेस कर रहा है, और इन शॉर्ट ये वही काम कर रहा है, ठीक है, कि ऐसा करेगा कि जो भी ज्यादा से ज्यादा इसको अडॉप्ट कर ले और फिर ज्यादा से ज्यादा इसको इंसेंटिव प्रोवाइड करे, कोई भी खरीद रहा है ना तो फिर उन सब चीज के लिए इंसेंटिव प्रोवाइड करे और उस चीज को फैसिलिटेट करे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 2024 टू 2026 तक, ठीक है। और ये इसके फीचर्स है, ठीक है, कि जैसे सब्सिडी प्रोवाइड करेगा, ग्रांट्स देगा, जैसे कि किसी को मैन्युफैक्चरिंग हब खोलना है तो फिर उसके लिए, ठीक है। और किसके किसके लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, 3 व्हीलर के लिए, ई एम्बुलेंस के लिए और ई ट्रक के लिए, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर इन द सेंस जो कार है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया आपका ईवी, और ये आप देख सकते हो क्योंकि जो जो इनिशिएटिव्स है ना ये आप एक बार देख सकते हो, इसमें भी ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं कि मैं मेरे पढ़ाने से ही आएगा, आपको एज इट इज आपको याद करना ही है, ठीक है। अभी क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में जानते हैं। देखो सबसे पहले क्रिटिकल मिनरल्स होता क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एसेंशियल मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी एट अ रिस्क ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन ड्यू टू लिमिटेड ग्लोबल प्रोडक्शन एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर, मतलब मॉडर्न डे में इसकी बहुत सारी यूज है, लेकिन अभी इसको इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि इसका डिमांड कम है, ठीक है। ये होता है आपका क्रिटिकल मिनरल्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 30 क्रिटिकल मिनरल्स का एक लिस्ट जारी कर दिया, जो कि आप देख सकते हो, ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अभी ये इंडिया के कुछ इनिशिएटिव है, काबिल, एमएसपी, ठीक है, ये आप देख सकते हो। अभी टेंटालम के बारे में जानते हैं। टेंटालम एक रेयर मेटल है, ठीक है, डक्टाइल है, ये डक्टाइल है, प्योर फॉर्म में जब रहेगा तो डक्टाइल है, मतलब इसको तोड़ना बहुत आसान रहेगा, ठीक है। कोरोशन रेसिस्टेंट है, मतलब अच्छा है। अब लिथियम के बारे में जानते हैं। देखो लिथियम ट्रायंगल आपको तो सबसे पहले पता है, अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, ठीक है। अभी देखो क्या है कि 1600 टन फॉर लिथियम रिसोर्सेस इन मंड्या डिस्ट्रिक्ट। लिथियम को व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अभी ये रहता कैसा, सॉफ्ट रहता है, सिल्वरी व्हाइट, अल्काली टॉक्सिक मेटल, अल्काली टॉक्सिक मेटल विथ लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल, ये आपको याद रखना, लोएस्ट डेंसिटी ऑफ ऑल मेटल्स, ठीक है। रिएक्ट विग्रेसली विथ वाटर, ठीक है। और लिथियम क्या है, occur as a metal in nature, does not occur as metal in nature but is found combined in small amount in nearly all igneous rocks, मतलब ये ऐसा मेटल तो फाउंड नहीं होता, लेकिन जो भी इग्नियस रॉक है उसमें ये अच्छा खासा फाउंड होता है, ठीक है। कैसे, स्पोड्यूमिन, पेटालाइट, लेपिडोलाइट एंड एम्बालाइगोनाइट, ठीक है, ऐसा। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोडियम लिथियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड प्रोड्यूसेस द मेटल, ये आपको याद रखना है। मोल्टेन लिथियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड मेटल फॉर्म करता है, ठीक है। ये इसके कुछ एप्लीकेशन है लिथियम के, देख सकते हो। अभी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने नोटिफाई किया कि जो अभी देखो ये सीधा सीधा मैं बता रहा हूँ कि अभी तक जो भी टोल चलता था फास्टैग, अभी ये बात चल रही है कि उसको बंद कर दिया जाएगा। जो भी ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है उसके थ्रू वो गाड़ी कहाँ से कहाँ कितना ट्रेवल किए उसके बेस पे टोल कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। ये पूरा यही है, सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग सिस्टम है, ठीक है। एएनपीआर कैमरा है जो कि डिडक्ट टोल मनी या फिर नंबर प्लेट जो है उसको कैप्चर करके उनको लिस्ट भेज देगा कि आपका इतना बना है, आप इतना भर दो, ठीक है। जियो फेंसिंग क्या है, देखो जियो फेंसिंग क्रिएट वर्चुअल ज्योग्राफिक एरिया, वर्चुअल है मतलब रियल नहीं रहेगा, वर्चुअल है। ट्रिगर अ स्पेसिफिक एक्शन व्हेन जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस एंटर्स और एग्जिट द जोन, ठीक है। ये हो गया। अब एटम्स फॉर फूड, अभी ये सॉरी उसके पहले हम देख लेते हैं कि फास्टैग और जीएनएसएस में डिफरेंस क्या है। जीएनएसएस है कि सैटेलाइट बेस्ड इमेजिंग है, और आपका फास्टैग क्या था कि रेडियो फ्रीक्वेंसी पर था, ठीक है। अब ये ओबू इक्विपमेंट नीडल क्या है, ओबू, ये आपको याद रखना है। विद जीएनएसएस कनेक्टिविटी मतलब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। अब इसमें क्या था कि फास्टैग एफिक्स्ड ऑन विंड स्क्रीन, ठीक है। अभी कैलकुलेशन ऑफ टोल टैक्स बेस्ड ऑन रियल टाइम व्हीकल मूवमेंट डेटा कि कितना से कितना ट्रैवल किया। अभी आप जैसे कोई टोल से जा रहे हो तो फिर आपको इतना पेमेंट करना है, 4 व्हीलर है तो उतना करना है, 2 व्हीलर है तो उतना करना है, उसका एक फिक्स रेट है। अभी एटम्स फॉर फूड, इसको जॉइंटली लॉन्च किया किसने, आईएईए और एफओएन, ठीक है।
भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के थ्रू। अभी किसके लिए? टू हार्नेस द एडवांटेजेस ऑफ न्यूक्लियर टेक्निक along with other advanced technology to enhance agriculture and livestock productivity। मतलब जो भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी उसके थ्रू एग्रीकल्चर और लाइवस्टॉक को प्रोडक्शन के लिए ये बूस्टअप करने के लिए, ठीक है। और उसके एप्लीकेशन कैसे? एयर रेडिएशन टेक्निक, फिर फॉलआउट रेडियो न्यूक्लाइड टेक्निक है, फिर CRNS टेक्नोलॉजी है, रियर टेक्नोलॉजी है, सिट है, नाइट्रोजन 15 जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैं पढ़ाया हूँ आपको एनवायरमेंट में, ठीक है। तो आप ये सब चीज देख सकते हो और ये आपको एज इट इज याद करना है। देखो वही बात है कि इसमें मैं क्या ही पढ़ाऊँ, अभी ये सिंपली ये वन लाइनर ही तो है। अभी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज इसमें देखते हैं कि अपना पहले कवच सिस्टम, ये इंडियन रेलवे से कि इक्विपिंग 10,000 लोकोमोटिव्स विद कवच 4.0, ठीक है। ओडिशा में जानते हो कि जो हुआ तो तब, लेकिन एक इसका फन फैक्ट क्या, मतलब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट इसका ये है कि कवच सिस्टम ना आपका सबसे पहले बस पे इंप्लीमेंट हुआ था। सबसे पहले कवच सिस्टम आपका बस पे इंप्लीमेंट हुआ था, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ सेफ्टी इंटीग्रिटी लेवल 4 स्टैंडर्ड विद प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन 1 in 10,000 ईयर्स, ठीक है। अभी डेवलप्ड बाय RDSO, रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका फीचर यही रहेगा कि एक्सीडेंट से बताएगा, फिर बाद में जो भी सिग्नल है उन चीज को देखेगा, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग है ताकि ओवर स्पीडिंग से रुका रहे, ये सब चीज रहेगा। अब 3D होलोग्राम टेक्निक क्या है? देखो 3D होलोग्राम टेक्निक सबसे पहले कि जैसे कि आपके पास कोई प्लेन चीज है, ठीक है, आप उसके ऊपर कोई ऐसा स्ट्रक्चर रख रहे हो कि 2D से वो इमेज सीधा 3D लग रही है, मतलब ऐसा लगेगा कि स्क्रीन के ऊपर बटरफ्लाई ऐसे उड़ रही है, ठीक है। तो वो सब चीज, तो फोटोग्राफिक पैटर्न दैट गिव्स अ 3D इमेज विद इल्यूमिनेटेड बाय कोहेरेंट लाइट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ये आपको याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, ठीक है। अब लिक्विड नाइट्रोजन, देखो फसाई ने बोला है कि लिक्विड नाइट्रोजन का यूज कोई भी खाने पीने की प्रोडक्ट में नहीं होना चाहिए। मतलब अभी देखो लिक्विड नाइट्रोजन से क्या होता है, इनर्ट क्रायोजेनिक फ्लूइड है जो कि -196 डिग्री सेल्सियस, कलरलेस और ओडरलेस है, ठीक है। इससे क्या होता है कि फूड क्रंची हो जाएगा और फिर बाद में आप खाते रहोगे तो आपके मुंह से धुआं ही निकल रहा है, तो फिर ये सब चीज को बोले कि ये हार्मफुल हो सकता है, ठीक है। हेल्थ इफेक्ट कैसे? फ्रॉस्ट बाइट, बर्न्स, एस्फिक्सिएशन, डैमेज टू इंटरनल ऑर्गन्स, ये सब चीज हो सकता है। अब थर्माइट क्या है? इसको ड्रैगन ड्रोन भी बोला जाता है। मतलब ये ना रशिया यूक्रेन वॉर में यूज हुआ था। रिलीजेस अ सब्सटेंस कॉल्ड थर्माइट, अ मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ आयरन ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम। और जब ये जलता है ना तो फिर ये ऐसा रिएक्शन बोलता है कि जिसको बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब एक बार इसने चिंगारी पकड़ा तो फिर इसको बुझाना मुश्किल हो जाता है। और ये इंटरनेशनली बैन नहीं है, लेकिन इसको एज अ वेपन यूज करना सिविलियन एरिया में प्रोहिबिटेड किया है। किसने? UN कन्वेंशन ऑन सर्टेन कन्वेंशन वेपन्स ने, ठीक है, इसको ऐसे प्रोहिबिट किया है, ठीक है। तो दोस्तों अभी देखो इसी तरीके से हम लोग का साइंस का PT 365 का लेक्चर यहीं पे एंड अप होता है, ठीक है। अगर आपको अब तक के सेशन में कोई भी लेक्चर में कहीं भी डाउट आया हो तो फिर आप बेझिझक कमेंट डाउन करिए, मैं उसको पर्सनली अटेम्प्ट करूंगा, ठीक है। और आप हमारे तर्क ISPCS चैनल टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए खास करके, क्योंकि उसपे बहुत तगड़े बहुत अच्छे PYQ को लेकर के जो भी MCQs है, जो भी प्रेडिक्टेबल टॉपिक्स है, वो सब हम अटेम्प्ट करके खुद से अपना एफर्ट्स डाल के आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। और हम चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी हमको उतना ही सहयोग मिले, ठीक है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो फिर इसको लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, और ठीक है, और सब्सक्राइब करना हम लोग के चैनल को, ताकि आपको अच्छे इंसाइट्स आपको मिलते रहें, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अभी अगले फिर एक नए लेक्चर में, ठीक है, कोई नई सीरीज के साथ, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, बाय।